अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी कहानी। आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। ये वीडियो मोहम्मद इस्लाम, शहबाज शेख, एडोरेबल अफरीदी, फराज चीमा, हमाद मुस्तफ़ा, साफी QRB खान, हम ड्रामास, इनोसेंट हबीब, जमाल खान, वासिफ रजा जलाली और उन दोस्तों की फरमाइश पर बनाई है जिन्होंने तुर्की के बारे में वीडियो बनाने की फरमाइश की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस से अपडेट रहें। तुर्की एशियाई कोचक और जुनूब मशरकी यूरोप की एक जमहूरिया बहरा अस्वद और बहरा रूम के माबाइन वाक़ है। इसके शिमाल में आर्मीनिया, जॉर्जिया, जुनूब में इराक और शाम, मशरिक में ईरान और मगरिब में बल्गारिया और यूनान हैं। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 8,02,74,700 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क है। यहाँ पर 96% मुसलमान और बाकी 4% में कुर्द और यहूदी आबाद हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, मगर तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है और आबादी के लिहाज से तुर्की का सबसे बड़ा शहर भी इस्तांबुल ही है। तुर्की का 97% हिस्सा एशिया में है और 3% हिस्सा यूरोप में आता है। इसके बावजूद तुर्की यूरोपियन मुल्क कहलाता है। तुर्की का शहर इस्तांबुल, जो आधा एशिया और आधा यूरोप में है, ये दो बराए आज़मों यानी एशिया और यूरोप और दो समुद्रों यानी बहरा रूम और बहरा अस्वद के दरमियान एक संगम की हैसियत रखता है। यहाँ की जमीन जरखेज है। रुई, तंबाकू, जैतून का तेल, रेशम और गन्ना अहम ज़राई पैदावार हैं। मादनियात में कोयला, क्रोम और तांबा काबिल जिक्र हैं। मुल्क में शीशा, कागज, शक्कर, कपड़ा, कालीन, सीमेंट और सिगरेट बनाने के बड़े बड़े कारखाने हैं। अब एक नजर तुर्की की तारीख पर। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, तुर्की के शहर इस्तांबुल का आधा हिस्सा यूरोप और आधा एशिया में है। इन दोनों हिस्सों को आबनाए बासफोरस जुदा करती है। ये शहर तकरीबन 660 कबले मसीह में यूनानी आबादकारों ने बसाया था। इस वक्त इसका नाम बजंतीन था। बाज़ंतीनी बादशाह कुस्तुनतीन अव्वल ने 324 से 330 ईस्वी के दरमियान इसे दोबारा तामीर किया, हदूद में तोसी की और इसका नाम अपने नाम से कुस्तुनतुनिया रखा। ये ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा शहर और मजहबी मरकज शुमार होता था। अरबों ने सबसे पहले अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में इसका मुहासरा किया। बाद अज़ां कई और नाकाम मुहासरे हुए। बिल आखिर मई 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे फतह कर लिया और यूरोप में दाखिल हो गए। कुस्तुनतुनिया में मौजूद ईसाइयों का बड़ा गिरजाघर सुल्तान मोहम्मद फातेह के हुक्म से अयाज हाया सूफिया चर्च से अयाज हाया सूफिया मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और यहाँ से अजानें बुलंद होने लगी। यूं ईसाइयत का ये सबसे बड़ा मरकज तेजी से इस्लामी रंग इख्तियार करने लगा और यहाँ दीनी मदारस और लाताद मसाजिद तामीर की गई। तुर्क सुल्तान खुद को खिलाफत अब्बासिया का जानशीन कहते थे। इनकी सल्तनत इस्लामी दुनिया में खिलाफत उस्मानिया के नाम से मारूफ है। 1480 तक वो पूरे बल्कान पर काबज हो चुके थे। एक सदी के अंदर अंदर तुर्क यूरोप की अजीम ताकत बन गए। 16वीं सदी के वस्त तक इनकी सल्तनत मिस्र, शाम, अरब, इराक, त्राबलस, शमाली अफ्रीका, ईरान के बेशतर इलाकों और हंगरी तक फैल चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया ने बराए आज़म यूरोप में अपने कदम मजबूती से जमा लिए थे। इस अहद में तुर्क आर्ट और कल्चर ने बेपनाह तरक्की की। 1550 के बाद सल्तनत उस्मानिया के अरूज का सूरज गरूब होने लगा। सुल्तान की ऐश परस्तियां और वुज़रा और अमरा की खुदगर्जियां और गद्दारियां उस्मानियों की इस्लाम से गफलत ने बिल आखिर
इस सल्तनत को कमजोर और साजिशों का शिकार कर दिया। तुर्कों को 1683 में ऑस्ट्रिया में शिकस्त हुई। इसके बाद उनके तमाम मकबूजात यके बाद दीगरे उनके कब्जे से निकलते गए। 1699 में हंगरी आजाद हुआ और फिर 19वीं सदी के आगाज में बल्कान और यूनान आजाद हो गए। पहली जंग अजीम में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने तुर्की के एशियाई मकबूजात शाम, इराक, अरब और मिस्र वगैरह पर कब्जा कर लिया। इस हादसे से गयूर तुर्कों में सुल्तान अब्दुल हमीद और इसकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नफरत फैल गई और एक फौजी अफसर मुस्तफा कमाल पाशा ने 1920 में अंकरा में एक आर्जी हुकूमत कायम कर ली और यूनानियों से लड़ने का अज़म किया। तुर्की कौम ने मुस्तफा कमाल पाशा का साथ दिया और यूनानियों को तुर्की से निकाल बाहर किया। 1922 में कमाल अतातुर्क ने उस्मानी खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की जमहूरी रियासत बन गया। मगरबी तहजीब को अपनाया और मजहब को सियासत और हुकूमत से बिल्कुल खारिज कर दिया गया। कमाल अतातुर्क के ताल्लुकात रूस, बरतानिया, अमेरिका सभी से दोस्ताना थे। दूसरी जंग अजीम के बाद तुर्की मगरिब ब्लॉक का रुकन बन गया। कमाल अतातुर्क ने सिर्फ खिलाफत को खत्म करने पर बस न की, बल्कि वो इस्लाम से वाबस्ता तमाम निशानियों को मिटाने पर कमर बस्ता हो गया। 1000 साल से जो मुल्क इस्लाम का गहवारा और मुहाफिज रहा, उसे सिर्फ 8 साल के अंदर दीन से मुकम्मल बेगाना करने की पूरी कोशिश की गई। तमाम दीनी मदारस और दीनी अदारों को बंद कर दिया गया। हिजरी कैलेंडर को खत्म कर दिया गया। जुमे की बजाय अतवार को छुट्टी का दिन करार दिया गया। अरबी अजान की जगह तुर्की जुबान में अजान देने का हुक्म नाफिज कर दिया गया। तमाम इस्लामी कवानीन मनसूख कर दिए गए। मर्द और औरत को विरासत में बराबर का हकदार करार दे दिया गया। कुस्तुनतुनिया मस्जिदों और मदरसों का शहर था। 28 मार्च 1930 में कुस्तुनतुनिया का नाम इस्तंबुल रख दिया गया और इस्तंबुल की जगह अंकरा को दारुल हुकूमत बना दिया गया। एहतजाज करने वालों को कत्ल कर दिया गया। इस्लाम से वाबस्ता लोग घरों में बंद होकर रह गए और एक मुसलमान क़यादत और अच्छे वक्त का इंतजार करते रहे। फिर सियासी मैदान में कई उतार चढ़ाव आए। मुल्क में लादीनियत मुकम्मल हावी हो रही थी। एक तवील सियासी और इक्तिसादी बेचैनी के बाद 1993 के बल्दियाती इंतखाबात में नजमुद्दीन अरबकान की रफाई पार्टी ने तुर्की के तमाम बड़े शहरों में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ये तुर्की में इस्लाम पसंदों की एक ऐसी जमात बनकर उभरी कि जिसकी अलामत ईमानदारी और खिदमत थी। 1998 में वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान की जमात पर अदालत ने 5 साल तक सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम पर यह इल्जाम था कि उन्होंने तुर्की के सेकुलर आइन को तब्दील करने की कोशिश की थी। दिसंबर 1999 में यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को इल्हाक उम्मीदवार का दर्जा दे दिया। 10 मार्च 2000 को तुर्की के साबिक वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। 2002 के पार्लिमानी इंतखाबात में AKP ने पार्लियामेंट की 550 नशिस्तों में से 363 नशिस्तें हासिल की और फिर दौर आया उस वजीर आजम का जिसने अपनी सियासत, अकल और नडर तबीयत से तमाम मगरबी ममालिक की नींदें हराम कर दी। तुर्की के वजीर आजम जनाब तैयब उर्दवान इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक में मौजूद सबसे बेहतरीन इस्लाम पसंद वजीर आजम समझे जाते हैं। तैयब उर्दवान ने तुर्की को दोबारा इस्लामी तुर्की बनाने का काम जारी रखा है। तैयब उर्दवान ने उस वक्त फलस्तीनी मुसलमानों में बेहद शोहरत पाई जब उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक जैसे फॉर्म पर इसराइली वजीर आजम को पूरी दुनिया के सामने कातिल कहा और फिर गुस्से से उठकर चलते बने। इस वॉकआउट के बाद तैयब उर्दवान का तुर्की में ऐसा इस्तकबाल हुआ जो शायद ही कहीं वजीर आजम का हुआ हो। तुर्की और मुस्लिम दुनिया में उन्हें हीरो का मुकाम हासिल हुआ। अमेरिका और गैर मुस्लिम ममालिक इसे इस्लामी दहशतगर्द कह चुके हैं और इस हवाले से अमेरिका तशवीशनाक हद तक संजीदा है और दुनिया को इससे निपटने के लिए तैयार कर रहा है। वर्ल्ड ट्रिब्यून के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से मदद मांग ली ताकि वो तैयब उर्दवान पर प्रेशर डाले
کہ وہ حماس یعنی فلسطین کی مدد کرنا بند کرے۔ ایک امریکی صحافی کے مطابق کچھ لوگ پر امید ہیں کہ خلافت دوبارہ قائم ہوگی جس کی قیادت ترکی اور رجب اردوان کرے گا۔ مسئلہ فلسطین ہو یا شام یا غزہ یا کشمیر یا کسی بھی مسلم ممالک کا، طیب اردوان نے وہی کام کیا جو کسی اسلام پسند نڈر لیڈر کو کرنا چاہیے۔ وہ ان کی امداد کرتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ یہی پسندیدگی ہے کہ ترکی کی عوام انہیں بار بار وزیر اعظم اور صدر منتخب کر رہی ہے۔ ترکی پاکستان کا سب سے بہترین دوست اور سعودی عرب کا محافظ بن کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے معاملے میں ترکی پاکستان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے دکھائی دیتا ہے۔ ماؤنٹ ارارات ترکی کا سب سے بلند پہاڑ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد یہیں پر قیام پذیر ہوئی تھی۔ ترکی میں آپ کو 1، 2، 3 اور 4 میناروں والی مساجد نظر آئیں گی۔ ان میناروں کی تعداد کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مینار والی مسجد عام لوگ بناتے تھے، انہیں 2 میناروں کی مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی۔ 2 میناروں والی مسجد صرف شہزادے اور شہزادیاں بناتی تھیں اور 2 سے زائد صرف بادشاہ بنواتا تھا۔ ترکی میں کئی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ان میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی قبریں یہاں پر موجود ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ ملک ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور سیاحوں کے لیے یہاں بے شمار منفرد اور دلچسپ مناظر ہیں۔ ترکی میں ہاتھ کی پشت کو چومنا ادب کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں 13 سے بھی زیادہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس پائی جاتی ہیں۔ اتنی تعداد دنیا کے ایک ہی ملک میں کم پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹ نیکولس، جسے ہم سینٹا کلوز کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی ترکی ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ اخروٹ کی پیداوار کے لیے ترکی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ 17 اگست 1999 کو ترکی میں شدید زلزلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں کم و بیش 40,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ترکی کے شہر استنبول میں موجود گرینڈ بازار دنیا کا سب سے بڑا پرانا بازار ہے۔ امریکہ اور انگلینڈ کے بعد ترکی تیسرا سب سے بڑا فیس بک استعمال کرنے والا ملک ہے۔ کافی کا استعمال سب سے پہلے ترک لوگوں نے ہی کیا تھا۔ گلاب کے پھولوں کی پیداوار کے لحاظ سے بھی ترکی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ترکی واحد ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں کا رہن سہن اور سوچ یورپ جیسی ہے۔ ترکی کی کرنسی ترکش لیرہ ہے۔ ایک ترکش لیرہ کی پاکستان میں قیمت 29.78 روپے ہے۔ گرے وولف ترکی کا قومی جانور ہے اور گل لالا ترکی کا قومی پھول ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے۔ کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دے کر ضرور آگاہ کیجئے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔